नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन थी। ये कहानी है एक शानदार खोज की और साथ ही उस गहरे सवाल की कि इतिहास का असली नायक कौन होता है, वो जो खोज करता है या वो जो उसकी घोषणा करता है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमसे हजारों साल पहले थी, जिसके शहर, लोग, उनकी कहानियां, सब कुछ वक्त की परतों के नीचे कहीं दब गया। आज हम इतिहास के इसी सबसे बड़े रहस्यों में से एक से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं टाइम में पीछे और उतरते हैं उस भूली बिसरी दुनिया में। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी संस्कृति जो हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में ही खोई रही, जिसका वजूद अपने आप में एक पहेली था। अंदाजा लगाइए, एक पूरी की पूरी इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन, जिसके बड़े बड़े शहर और गलियां थीं, सब कुछ भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन के नीचे सदियों से दबा हुआ था और 1920s के दशक तक दुनिया को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस गुमनाम दुनिया को दुनिया के सामने लाया कौन? ये कहानी है उन भारतीय खोजकर्ताओं की जिन्होंने सिर्फ मिट्टी नहीं खोदी, बल्कि अपने देश के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये हैं इस कहानी के दो असल हीरो, दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा में खुदाई को लीड किया, और राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर को खोज निकाला। असल में इन्हीं की मेहनत ने इस महान सभ्यता को एक तरह से दोबारा जिंदा कर दिया। तो देखिए, इस खोज का सफर कैसे आगे बढ़ा। 1921 में साहनी ने हड़प्पा में अपना काम शुरू किया। ठीक अगले ही साल 1922 में बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला और फिर 2 साल बाद 1924 में जाकर इस अनबिलीवेबल खोज का ऐलान पूरी दुनिया के सामने किया। और जब ये शहर मिला ना, तो इसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। मोहनजोदड़ो में मिला वो ग्रेट बाथ, वो मशहूर डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति, उस जमाने की इतनी एडवांस्ड शहरी प्लानिंग और वो बारीक कलाकारी वाली मोहरें, ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक बेहद विकसित सभ्यता थी। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आया। और ये ट्विस्ट तब आया जब इस खोज की घोषणा की गई। बस यहीं से खोज की हकीकत और उस वक्त की औपनिवेशिक सोच के बीच एक टकराव शुरू हो गया। पता है, दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में ब्रिटिश अधिकारी जॉन मार्शल के जरिए पता चला, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। उन्होंने दुनिया के सामने इसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि क्या उन्होंने इसका क्रेडिट भी खुद ही ले लिया। देखिए, उस समय की जो कॉलोनियल सोच थी ना, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि भारत में अपने दम पर इतनी उन्नत सभ्यता बन सकती है। उनका ये मानना था कि इतनी बड़ी उपलब्धि का श्रेय जरूर किसी विदेशी प्रभाव को मिलना चाहिए। तो असली मुद्दा यहीं पर था। एक तरफ थी सच्चाई कि खोज करने वाले भारतीय थे, और दूसरी तरफ एक कहानी गढ़ी जा रही थी कि इसका क्रेडिट विदेशियों को मिलना चाहिए। ये उस दौर के सबसे बड़े वैचारिक टकरावों में से एक था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये खोज अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गई। एक ऐसी विरासत जिसमें भारतीय पुरातत्व का सुनहरा दौर भी था और औपनिवेशिक सोच की एक गहरी परछाई भी। इस एक खोज ने भारतीय पुरातत्व के लिए एक गोल्डन एज की शुरुआत कर दी। ये साबित हो गया कि उपमहाद्वीप का इतिहास हजारों साल और भी पुराना था। और इन खोजों को लीड कौन कर रहे थे? भारतीय एक्सपर्ट्स। इसने आज़ादी की लड़ाई के दौर में राष्ट्रीय गौरव को एक नई ही ऊंचाई दे दी। लेकिन इसी सुनहरे दौर पर औपनिवेशिक मानसिकता की परछाई भी थी। ये एक सोची समझी कोशिश थी जिसमें भारत की एक महान स्वदेशी उपलब्धि को विदेशी प्रभाव और ब्रिटिश कंट्रोल की कहानी बना के पेश किया जा रहा था। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इतिहास लिखता कौन है? वो जो जमीन खोदकर सच को बाहर निकालते हैं, या वो जो दुनिया के सामने उस सच का ऐलान करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।